का ध्यान रखना है कि संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज। क्या है बेटा? एक दस्तावेज। और इस दस्तावेज में शासन के सिद्धांतों का उल्लेख हो। किसका उल्लेख है बेटा? शासन के सिद्धांतों का उल्लेख है। कहने का मतलब यह है शासन किस प्रकार से होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन किस प्रकार से होंगे, इन सब का उल्लेख जिस डॉक्यूमेंट में है, जिस दस्तावेज में है, उसका नाम क्या है? संविधान। बेसिकली आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यानी कि संविधान के अंदर हम पढ़ते हैं किसके सिद्धांत? शासन के सिद्धांत। कि शासन किस प्रकार से होगा। देखिए हमारा जो लिखित संविधान है, आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। पर यहां पर भी क्या है कि दो डेट आती है। एक तो आता है बेटा कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, एक आता है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो देखिए आंशिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्णतया बनकर तैयार हो चुका था, परंतु लागू कब किया गया था? 26 जनवरी। आप में से कोई बता सकते हैं कि सर 26 नवंबर को बन चुका था तो 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू किया गया था? हाँ जी, देखिए इसका एक रीजन है। 26 जनवरी का अपने आप में एक इंपोर्टेंस है, और वो इंपोर्टेंस ये है कि पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? तिरंगा झंडा। और इस दिन की इंपोर्टेंस खत्म ना हो, इसीलिए भारतीय संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था, परंतु इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को। आगे मेरी बात समझ में? अब सर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से ही हमारा जो शासन है वो किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है? संविधान। परंतु ऐसा नहीं है कि इससे पहले शासन नहीं होता था, इससे भी पहले शासन होता था, परंतु उसका जो मीडियम था वो क्या था? धर्म, यानी कि रिलीजन। यानी कि जो धार्मिक हमारे जो भी ग्रंथ हुआ करते थे उसमें लिखा हुआ रहता था कि भाई चोरी नहीं करना है ना, झूठ नहीं बोलना है, तो वही किसका मीडियम हुआ करते थे? शासन का। परंतु अभी हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि हमारा पूरा शासन किसके माध्यम से संचालित किया जाता है? शासन, संविधान के माध्यम से। अब बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान और एक राजनीति विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है मोंटेस्क्यू। क्या नाम है? मोंटेस्क्यू। इनके अनुसार शासन के तीन मतलब पिलर है ना। क्या है? तीन पिलर, यानी कि हमारे संविधान को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। अब जब आप आगे पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये तीन पिलर कौन कौन से है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तीन पिलर की अगर अपन बात करते हैं, एक आता है बेटा इसमें विधायिका। क्या आता है? विधायिका, ठीक है। दूसरा आता है आपका कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरा आता है आपका न्यायपालिका। क्या आता है? न्यायपालिका, ठीक है। इंग्लिश में अगर अपन बात करते हैं, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियल होता है। बात समझ में आ गई बेटा? अब सबसे पहले अगर हम विधायिका की बात करें कि सर विधायिका का काम क्या होता है, तो मेनली विधायिका करती है कानून निर्माण करने का कार्य। क्या करती है? कानून निर्माण करने की जो प्रमुख संस्था है भारतीय संविधान के अनुसार, उसका नाम क्या है बेटा? जोर से बोल दो जरा, ठीक है। और विधायिका जो कानून बनाती है, उस कानून को लागू करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, जो सुपरवाइज करने का काम करती है, यानी कि जांच करने का जो काम करती है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। अब सबसे पहले हम विधायिका की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, विधायिका को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। आगे बात समझ में?
केंद्र स्तर पर जो विधायिका का कार्य करती है उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं संसद। ये आपको विशेषतया ध्यान रखना है। पार्लियामेंट जो टर्म है वो केंद्र स्तर के लिए यूज की गई है। किसके लिए यूज की गई है? संसद के लिए। अब एक बेसिक प्रश्न कई बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि संसद के अंग कितने होते हैं और सदन कितने होते हैं? दो क्या होते हैं? सदन होते हैं या अंग होते हैं? अंग होते हैं। कौन कौन से बेटा? लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा होता है बेटा लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। परंतु अगर आपको पेपर में यह पूछा जाता है संसद के सदन कितने हैं, तो सदन 2 होते हैं। एक तो होता है आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। कई जने ये कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। होता है नहीं है बेटा, अंग है। और इसका एक कारण है, कोई भी बिल है, कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी विधेयक है, वो कानून का रूप तभी धारण करता है जब राष्ट्रपति जी उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो आगे मेरी बात समझ में ध्यान रखिएगा, संसद के अंग कितने हैं? 3। और संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब सर राष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ी बेसिक बात कर लें और राज्यसभा के बारे में भी कर लें और लोकसभा के बारे में भी कर लें। सबसे पहले संसद की बात करते हैं। इसका उल्लेख जिस आर्टिकल में हुआ है वो है आर्टिकल 52। कौन सा है बेटा? 52। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, पार्लियामेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? द आंसर विल बी 52। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ। क्लियर? अब बात कर ले सर, सॉरी, संसद का आपका 79 में है, राष्ट्रपति का 52 में। किसमें है? 52। वही अगर बात करते हैं राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का किसमें है? 81 में। आगे मेरी बात समझ में। अब राष्ट्रपति के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बात कर लें। सबसे पहले आप ये बताइए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि देश का पहला नागरिक कौन होता है? हु इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? राष्ट्रपति। आगे बात समझ में। दूसरी चीज ध्यान रखना, संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे मेरी बात समझ में। अब एक सर एज को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 35। कितनी है? 35। और अगर बात कर ले सर उपराष्ट्रपति बनने की, तो है उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? वो भी 35 है। राज्यपाल बनने की वो भी 35 है। कितनी है? 45। पर अगर कोई लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। राज्यसभा की बात कर ली जाए तो वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। इसी तरह अगर बात करें, अगर कोई एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए कितनी है न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। कोई विधान परिषद का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए भी कितनी है? 30 वर्ष। कोई सरपंच बनना चाहे तो, हाँ? अरे टावरा कतरी है, सरपंच बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? हाँ? 18+ को सरपंच बना देंगे। सरपंच बनने के लिए होती है 21 वर्ष। कितनी होती है राजा बेटा? 21 वर्ष। अगर कोई जिला प्रमुख बनना चाहे तो 21 वर्ष। अगर कोई प्रधान बनना चाहे तो 21 वर्ष। वार्ड पंच बनना चाहे तो 21 वर्ष। उप सरपंच बनना चाहे तो 21 वर्ष। मतदान करने की आयु न्यूनतम कितनी? 18 वर्ष। शादी करने की ये हिसाब बराबर है ना? इसका सभी ने सही जवाब दिया है कि सर शादी करने की जो है लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए कितनी है?
21। तो आप ये ध्यान नहीं रखोगे चल जाएगा, ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी शादी करने की न्यूनतम आयु कितनी है, ये पूछे जाएंगे प्रश्न, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है, बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति संसद का अंग है क्योंकि सभी विधेयक इनके हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का रूप धारण करते हैं। अब आ जाओ राज्यसभा में। राज्यसभा की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यह संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है, उच्च सदन। वही लोकसभा की बात करें तो ये आपका निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है, लोकसभा की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, यह संसद का प्रथम सदन होता है, और राज्यसभा कौन सा सदन होता है, द्वितीय सदन। वही अगर बात करें लोकसभा संसद का अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा की बात करें तो ये कौन सा होता है, स्थायी सदन। अच्छा आप मुझे बताओ बुद्धिमानों का सदन कौन सा होता है, बुद्धिमानों का सदन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुद्धिमानों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन, प्रतिनिधि सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन, ठीक है, ये सारे उपनाम है किसके, लोकसभा के। वही राज्यसभा की बात करें तो इसे कहा जाता है बुद्धिमानों का सदन। कोई केस बता सकता है कि बुद्धिमानों का सदन क्यों कहा जाता है? देखिए इसका कारण है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। यानी कि ये विभिन्न विद्वानों को लाने का एक प्रकार का बैकडोर एंट्री प्रोसेस है। इसी वजह से राज्यसभा को क्या कहा जाता है, बुद्धिमानों का सदन। अच्छा अब एक प्रश्न बता दीजिए, लोकसभा के सदस्यों के अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 6 वर्ष। पर अगर पेपर में आपको ये पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्या जवाब होगा, 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष अगर होगा ना तो ये ध्यान रखिएगा आपको नंबर बढ़ने की वजह घट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको क्या कहा, राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है, स्थायी सदन है। अब भाई जो कोई परमानेंट अगर कोई सदन है तो उसका कार्यकाल कैसे होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह संसद का निरंतर चलने वाला सदन है। ध्यान रखिएगा इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष, 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल पूछ ले तो कितना होता है, 5 वर्ष। चाहे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए, चाहे लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए, कितना होता है, 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और कितने वर्ष में 1/3 अवकाश लेते हैं, 2 वर्ष में 1/3 अवकाश लेते हैं। यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया राजा बेटा, अरे बोलो हाँ। चलो जी एक बार जो मैंने पढ़ाया है मैं वापस से थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसमें शासन के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान और राजनीति विशेषज्ञ मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शासन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 पिलर हैं, 3 संस्थाएं हैं, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। सबसे पहले हमने विधायिका के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ा। यह कानून निर्माण करने की एक प्रमुख संस्था है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा केंद्र स्तर पर जो विधायिका का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, संसद। कौन से आर्टिकल में है, 79 में। संसद को कितने भागों में बांटा गया है,
तीन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? 52। देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35। आगे बात समझ में। दूसरी बात करते हैं राज्यसभा की। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? निम्न सदन? राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में है? संसद का द्वितीय सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष में? 1/3 सदस्य 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। बुद्धिमानों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। लोकसभा कौन सा आर्टिकल में है? संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का प्रथम सदन, अस्थायी सदन। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जनता का सदन, प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन। आगे यहां तक बात समझ में? अरे बोलो हाँ, आगे बढ़ा दे बेटा। चलो जी, अब बात करते हैं। हम कहते हैं राज्य विधान मंडल। क्या कहते हैं बेटा? राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल का जो उल्लेख है वो है बेटा आर्टिकल 168 में। किसमें है बेटा? 168 में। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका राज्यपाल, दूसरा होता है आपका विधान परिषद, और तीसरा आपका होता है विधानसभा। आगे बात समझ में? क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले राज्यपाल का जो उल्लेख है वो 153 में है। विधान परिषद की बात करते हैं तो 169 में है, और विधानसभा की बात करते हैं तो ये किस में है? 170 में। ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, भारत के सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, यानी कि सभी राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही नहीं है। अभी क्या अपने राजस्थान में विधान परिषद है? नहीं, अपने राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा। आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि जहां पर लेजिस्लेटिव, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके 2 हाउस है। मेरा प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब उत्तर बताइए आप। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है? जी, कोई भी एक। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं। राजा बेटा आज के बाद पूछ ले तो बताना कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। कितने हैं? 6। शक्तिमान कितने हैं? 6। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और 6 कौन कौन से हैं? आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र बिकाऊ था। क्या याद रखना है? महाराष्ट्र बिकाऊ था। तो आज से याद रखोगे बेटा आंध्र प्रदेश। क्या याद रखोगे? जोर से बोलो, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र आपका पूरा हो जाएगा। बी से याद रखना है बिहार। क्या याद रखना है? बिहार। ठीक है। फिर यहां पर याद रखना है कर्नाटक। क्या याद रखना है? कर्नाटक। ऊ से याद रखना है आपको यूपी। क्या याद रखना है? यूपी। और था से आपको याद रखना है तेलंगाना। क्या याद रखना है? तेलंगाना। ठीक है। तो हो गए आपके कितने? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटक, पांचवा यूपी, और छठा कौन सा है? तेलंगाना। आगे मेरी बात समझ में? तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? 6। कैसे याद रखोगे? महाराष्ट्र बिकाऊ था। आ से बोलो महाराष्ट्र, बी से बोलो, का से बोलो, ऊ से बोलो, था से बोलो। हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, आपके एक बार वन रक्षक के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में कितने सदनात्मक व्यवस्था है? 1 सदनात्मक। कितने सदनात्मक? 1 सदनात्मक।
अभी केवल बेटा ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर पूरी बाकी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा विधान परिषद का गठन कौन करता है, विधान परिषद की अगर समाप्ति करनी हो तो कौन करता है, विधान परिषद के बारे में जितने भी प्रोविजन है आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इन शॉर्ट ये एक प्रकार से ट्रेलर ध्यान रखना है। अभी क्लियर है तो ये याद हो जाएगा आपको। क्लियर। अब सर आपको विधायिका तो समझ में आ गया, विधायिका क्या करती है, कानून निर्माण करती है। अब सर यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, अपन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। एक सर भारतीय संविधान की अगर अपन बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब इसमें सर एक सूची है जो कि है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कुल 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। इसमें पहली बात करते हैं तो आता है आपका संघ सूची, यूनियन लिस्ट। आपको ध्यान रखना है इस पर कानून बनाने का कार्य करती है केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार। यानी कि संसद कौन सी सूची पर कानून बनाती है? संघ सूची पर। दूसरी बात करते हैं, आपका आता है राज्य सूची, और राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य करती है राज्य सरकार, यानी कि राज्य विधान मंडल। और तीसरा आता है बेटा आपका समवर्ती सूची। और ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। लेकिन अगर कोई गतिरोध है, मनमुटाव है, इस कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। आगे बात समझिए। सर संघ सूची और राज्य सूची तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। समवर्ती सूची को हमने बाद में एडॉप्ट किया है, बाद में ग्रहण किया है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा हमारे भारतीय संविधान के कई आंतरिक और कई बाह्य स्रोत है। समवर्ती सूची को हमारे संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया बोलो? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बात समझ में सर यहां तक। अब बात कर लेते हैं सर कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका जो है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो होती है सर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और एक होती है प्रशासनिक। कौन सी होती है? प्रशासनिक। ठीक है। एक तो कौन सी होती है? राजनीतिक, और एक होती है आपकी कौन सी? प्रशासनिक। ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पीएमसीएम से लगाकर जितने भी आपके मंत्री हैं और लास्ट सरपंच तक के सभी नेता शामिल होते हैं। वहीं हर एक राजनेता की सहायता करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि सामान्यतः आईएएस, आरएस, और जो सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। आगे बात समझ में। तो कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। और कार्यपालिका को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट। एक तो होती है राजनीतिक और दूसरी कौन सी? प्रशासन। अब तीसरी लास्ट पिलर की बात करते हैं तो ये होती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका को 2 भागों में 3 स्तर पर डिवाइड कर रखा है, जिसमें केंद्र स्तर पर होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। जबकि राज्य स्तर पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका हाई कोर्ट और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न ये है, आप मुझे ये बताइए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं है? देखिए इसको लेकर क्या है कि 2 विवाद रहे हैं। एक तो रहा है आपका बेरोबारी वाद, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और एक जो विवाद डिस्कस में रहा है वो रहा है केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद,
जो कि 1973 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इवन भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बस उसका जो मूलभूत ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये जो मूलभूत ढांचा है इसको डिसाइड करने का काम भी कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं और बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अपील नहीं कर सकते, पर आपको ध्यान रखना है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो वो व्यक्ति सीधे कहां पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आप कांस्टेबल वगैरह पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक या गारंटर किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्लियर? तो आज थोड़ा सा अपन ने बेसिक डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात अपन कल डिस्कस करेंगे।